हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये सभी क्वेश्चंस महेश कुमार वर्णवाल सर का जो एनसीईआरटी का बुक है उससे मैंने लिया है और लाइन बाय लाइन नहीं लिया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जो कि लास्ट टाइम चल रहा है तो हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, जो कि जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अक्सर ये अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है? तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का जो समन्वयन होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि वो अर्थशास्त्र है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी दिया गया, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम बढ़ते हैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह भी कह सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की है। ठीक है, इन्होंने 1976 में इस पुस्तक को लॉन्च किया था। में आधुनिक अर्थशास्त्र के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया गया। एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस पुस्तक में इनविजिबल हैंड की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो इसी पुस्तक में वेल्थ एंड नेशन। वेल्थ एंड नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर, यानी ऐसा देश को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है जो कि ना तो आयात करता है ना ही निर्यात करता है, ना तो निर्यात ना ही आयात, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके संबंध में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी गई है, देखिए चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको नहीं पढ़ना है, बस छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पढ़िए कि अत्यंत न्यून विदेशी व्यापार के कारण उत्तर जो कोरिया है इसको बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का कथन है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? ऑप्शन डी, निजी स्वामित्व। ठीक है, निजी स्वामित्व यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान रहेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगला सवाल बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो कृषि प्रधान है, कृषि की प्रधानता। उद्योगों की प्रधानता ये नहीं है, ये नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये बिल्कुल सही, और बृहद बेरोजगारी, ये सही है, यानी राइट आंसर बन जाएगा 1, 3, 4। अब बात करते हैं कि उद्योगों की प्रधानता क्यों नहीं है। उद्योगों की प्रधानता वहाँ पे होती है जो कह सकते हैं जो देश विकसित देश होता है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो वो आपका विकासशील के अंतर्गत आता है, ना कि विकसित। अतः उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष विशेषता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाने वाला भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि इन ऑप्शंस में से कोई भी सुटेबल नहीं होता है राष्ट्रीय आय के लिए। क्यों नहीं होता है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखा गया। देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी बाजार मूल्य का योग होता है। और बाकी ऑप्शंस में कहीं भी योग के बारे में जिक्र नहीं था, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं संबंधित आंकड़ों का जो प्रकाशन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कार्यालय है, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं, सीएसओ कहा जाता है, जिसकी स्थापना मई 1951 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किसके?
तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली की सर्वाधिक और सेकंड नंबर पे गोवा आता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दिल्ली का स्थान प्रथम है। वर्ष 2018 17-18 में चालू कीमत यानी कि करंट प्राइस पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस दृष्टि से गोवा दूसरे स्थान पर आता है। जबकि बिहार की बात करें तो इस सूची में अंतिम स्थान रखता है बिहार। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, भी जस्ट आपने ऊपर में देखा इसी के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन जो है वो 2 मई 1951 को किया गया था। डेट याद रखिएगा, 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक कौन थे? PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 4849 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुद्ध घरेलू उत्पाद नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाकर। सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाकर, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके बारे में अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो NDP प्राप्त होता है वो GDP में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें तब किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में से उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP प्राप्त होता है। भारत में मूल्य ह्रास की जो दर होता है, दर का निर्धारण होता है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष 11-12 2011-12 ऑप्शन सी फिर करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है, गणना का आधार वर्ष 11-12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की अनुशंसा पर अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख जो समस्या है वो कौन सा है? असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में जो प्रमुख समस्या होती है वो असंगठित क्षेत्र के संबंध में रोजगार का आकलन न हो पाना होता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की जो गणना करना कठिन होता है। वर्तमान समय में भारत के लगभग 86% जो कार्यबल है, वर्कफोर्स है, वो असंगठित क्षेत्र के ही होते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो वहाँ पे अलग होता है, जो कि हम आगे देखने वाले। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया, आप इसको पढ़िए और ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चंस भी पूछा था कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। भारत की प्रति व्यक्ति आय उन्होंने कितना बताया था? 20 रुपये बताई थी। जबकि वैज्ञानिक विधियों से, मैंने आपको जस्ट बताया कि वैज्ञानिक विधियों से पूछ दे तब वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम VKRV राव ने किया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे थे DR गॉडगिल, तो DR गॉडगिल ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि यानी सब्सिडी जो अमाउंट है इसके निर्धारण हेतु गॉडगिल फार्मूला को दिया था, जिसे चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का जो अंश होता है वो घटता जाता है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी जो सर्विस सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर जिसको कहते हैं, इसका अंश बढ़ता जाता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे कृषि, खनन, मत्स्य आदि का अंश कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात होता है? किसके मध्य एक अनुपात होता है? तो नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP के बीच, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय मापने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है। राष्ट्रीय आय मापने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत मूल्य पर। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, यानी सी बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कारक लागत पर नहीं अपितु बाजार मूल्यों पर की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और उत्पाद तथा सब्सिडी को घटाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी, प्राकृतिक संसाधनों में कमी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र है, अतः प्रश्नगत विकल्पों में ऑप्शन जो डी था वो गलत होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक जो गुण नहीं है। शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाते हैं और जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किस संस्था के द्वारा। तो यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का पूर्ण रूप हो जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की गई थी। प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग प्रदान करती है। इस सूचकांक का निर्माण किसने किया था। 2 अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिसमें सबसे टॉप पे आते हैं महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और साथ ही साथ भारत के अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका। तो ये समवर्ती सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हो गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो आपको पता होगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष वार्षिक योजना चला था, यानी कि योजना अवकाश था। उसके बाद अप्रैल 1992 से लेकर के 97 तक, 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि 1990 के आर्थिक संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 2 वर्षों तक योजना अवकाश रहा। उसके बाद 92 से 92 तक 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था बताइए। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था। तो 85 से 90 ये याद रखिएगा। और ये भोजन, काम और उत्पादकता, भोजन, काम और उत्पादकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको एनडीसी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को और ये एक प्रकार का संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर मतलब गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं इसके सदस्य होते हैं, यानी एनडीसी के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। और ये है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब 92 से 97 तक मानव विकास पर बल दिया गया था। और यह पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन, ठीक है, राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था। यह योजना 92 से 97 तक अस्तित्व में रही। यह योजना आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसे हम लोग एलपीजी सुधार के नाम से भी जानते हैं, एलपीजी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन बनता है कि वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक जो व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ऋण से।
अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय नियोजन में रूलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी। तो आपको पता है कि 74 से लेकर के 78 तक जो यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही वो 4 वर्षों तक ही चली थी और 78 में इसको समाप्त किया गया। और समाप्त करने के पश्चात जो जनता सरकार है, जनता पार्टी की सरकार ने, यानी जो मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो उन्होंने एक रूलिंग प्लान को स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था 78 से इसको 82 तक चला जाएगा रूलिंग प्लान 5 वर्षों तक। लेकिन 80 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने इसको समाप्त करके पुनः 6ठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी 80 से लेकर के 85 तक। तो यहाँ पे फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानता है। अच्छा, रोलिंग ये शब्द है, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से आया था। तो गुरनार मेडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसी में ये बात कही थी, यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा वहीं से ली गई है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों तक के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। यह अर्थ जो अवधारणा थी जनता पार्टी की सरकार, यानी 97 नहीं यार, ये मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक है, 1977 से 80 तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि 78 से लेकर के 82 तक की बात थी, लेकिन इन्होंने ये चलाया था और उसके बाद 80 में इसको समाप्त किया गया था। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था किसने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1938 में जो कि इनका हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था सुभाष चंद्र बोस जी का, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। तो यहाँ से तीनों से चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, किसके नेतृत्व में हुआ था, कौन सा अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस पे बताइए कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो आपको पता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने से पहले 3 वर्षों का योजना अवकाश रहा, 66 से लेकर के 69 तक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और 69 से 74 तक जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। जो 20 सूत्री कार्यक्रम था ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था। 1975 यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, सॉरी 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, 5वीं, क्योंकि 74 से लेकर के 78 तक चल रहा था। तो यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये आपका 20 सूत्री कार्यक्रम आया हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था 20 सूत्री कार्यक्रम का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है, तो चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और 8 प्रकार के कोर सेक्टर होते हैं। देखिए कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था में 8 ऐसे उद्योग होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। और ये कौन कौन से, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, साथ ही साथ सीमेंट और विद्युत, ये 8 प्रकार के जो कि याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, निर्धनता की जो दुष्चक्र की अवधारणा है ये प्रस्तुत की गई थी रेगनर नर्केस के द्वारा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि निर्धनता की दुष्चक्र जो है इसकी अवधारणा रेगनर नर्कस ने दिया था, और बाकी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की है। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी जो होता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। देखिए छिपी हुई बेरोजगारी को एक और नाम से जानते हैं जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने को हम लोग कहते हैं छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए यहाँ पे लिखा गया, अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि छिपी
अथवा प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होता है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होता है, यानी जैसे काम है 2 ही लोगों का और उसमें 4 लोगों को जबरदस्ती लगाया गया, तो उस तरह के कहा जाता है प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। राइट, तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ हम ध्यान रखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत जो वृद्धि होती है उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो जाती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। यदि यह मूल्य वृद्धि लगातार होती रहे तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो कमी आ जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में जो मुद्रा का मूल्य होता है यानी कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण बचत एवं निवेश में कमी आ जाती है जबकि ब्याज दरों में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखिएगा, ब्याज दरों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। किसे प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं, तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लास्टिक मनी को नकदी अथवा कागजी मुद्रा का एक विकल्प माना जाता है और हम यहाँ पे कह सकते हैं जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जाता है। आपको पता होगा, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सभी के सभी प्लास्टिक मनी के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा जो कागजी मुद्रा के बाद ये प्लास्टिक जो मुद्रा है वो एक प्रकार का चौथी पीढ़ी का मुद्रा माना जाता है। वर्तमान में क्रिप्टो जो मुद्रा है इसे भी एक डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रचलन किया गया। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की दशमलव जो प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया, तो ये प्रचलन में शामिल हुआ है 1 अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट वन है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन सभी के आधार पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ करके अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं। शीघ्र पलायन कर जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग हॉट मनी के नाम से जानते हैं। हॉट मनी, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि ऐसी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर हो गया, येन, यूरो आदि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है इनको हॉट मनी माना जाता है। जबकि टोकन मनी, टोकन प्रणाली आपको पता होगा, टोकन मनी जिसको सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 में ये इसका प्रचलन कराया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल बनता है कि रुपए की मुद्रा परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है। रुपए परिवर्तनीयता का अर्थ होता है रुपए सभी प्रकार के विनिमय यानी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है, उसे कहा जाता है पूर्ण परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उसे क्या कहते हैं। अगले दिन वापसी पर दिए जाने वाले ऋण को किस नाम से जानता है, कॉल मनी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तन करनी चाहिए। मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तन करना चाहिए, तो कर में वृद्धि होता है, आपने ऊपर में देखा था, जो कि ब्याज दर में वृद्धि होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी होगा कि मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। नेक्स्ट पॉइंट की केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है, तो ऑप्शन बी होगा 2011-12 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया कि पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन का आधार वर्ष 2004-5 था। वर्तमान में वर्ष 11-12 कर दिया गया और यह कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन करता है। अगला प्रश्न है कि सस्ती मुद्रा का आशय है। सस्ती मुद्रा का आशय होता है कम ब्याज दर पर सस्ती मुद्रा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अपस्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस
रूप में कार्य करता है, तो एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो IFCI अधिनियम 1948 के द्वारा हुई थी। यह औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है इसको लागू किया गया था 98-99 में, वर्ष 1998-99 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड के नाम से जानता है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर के 85 तक था, 80 से 85 तक था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 में शिवरमन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का नियमन एवं वित्तीयन करता है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या रह गई है 12, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 12 रह गई है। 1 अप्रैल 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार की होती है। नेक्स्ट वन है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले एकमात्र संस्था कौन है? तो वो है नाबार्ड। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की साख आपूर्ति हेतु सर्वोच्च संस्था है और यह एक प्रकार की सांविधिक संस्था भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो RBI है वो वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है, क्या कहलाते हैं? वह रेट को क्या कहते हैं? उसे हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, रेपो रेट। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि ब्याज की वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है, रेपो रेट पर देता है। जब वाणिज्य बैंक RBI में अपना अतिरिक्त जो कोष जमा करते हैं उस कोष पर जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वह होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों कंफ्यूजन नहीं करना है कि रिवर्स रेपो रेट कौन देता है, कौन किसको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना कब की गई थी बताइए? तो ध्यान रखना है, सिडबी की स्थापना हुई थी, यानी कि सिडबी की स्थापना की गई थी किसके लिए? तो लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों के उन्नयन, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संसाधन है और यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए एक धन उपलब्ध कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1969 में। 1969 बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पश्चात वर्ष 1980 में आंध्रा बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, यानी कि 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? RBI देश का केंद्रीकृत बैंक है, बिल्कुल सही। RBI केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर होता है, यानी कि बैंकों का बैंक के नाम से इसको जानते हैं। RBI देश की विदेशी निधि का संरक्षक भी होता है, ये भी सही है। RBI की स्थापना 1949 में, ये गलत है क्योंकि RBI की स्थापना की गई थी 1935 को और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके प्रथम जो गवर्नर थे सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे, सर ओस्बॉर्न स्मिथ। और प्रथम अगर भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख थे, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे इसका मुख्यालय वर्तमान में हम देखते हैं मुंबई में, तो लेकिन इसकी जो मुंबई लाया गया था कब? 1937 में। 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता के बाद 1937 में ये मुंबई में बना। भारत में भारतीयों द्वारा
1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। देखिए यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित एवं पूर्ण देयता वाला जो बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? किसके बदले में? तो ध्यान रहेगा जो आरबीआई है वो सभी के बदले में स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, इन सभी के लिए वो मुद्रा निर्गमन करता है। ऑप्शन डी। अगला सवाल बनता है, अगला सवाल नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जो रिजर्व बैंक है वो कह सकते हैं स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। वर्तमान में आरबीआई जो है वो किस पर आधारित होता है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर मुद्रा निर्गमन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण निधि, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई से जून तक। जुलाई से जून तक यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। भारत सरकार का जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत सरकार का, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा कार्य होता है, लेखा वर्ष होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक के मध्य होता है। और नई परंपरा के अनुसार भारत सरकार का जो संघीय बजट है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है कि लघु अवधि ऋण की अवधि क्या होती है? लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? तो 15 माह से कम। 15 माह से कम। देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया कि कब क्या होता है। अवधि यानी कि टाइम पीरियड के आधार पर ऋण को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला लघु अवधि ऋण 15 माह से कम, मध्यम अवधि ऋण होता है 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए, और दीर्घ अवधि जो ऋण होता है वो 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता? तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे पीएलआर। पीएलआर यानी कि प्राइम जो लीडिंग रेट होता है, इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। मूल उधार दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। मूल उधार दर वह ब्याज दर होता है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी विश्वसनीय जो ग्राहक होते हैं उनको ऋण देता है। यह बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि आरबीआई के द्वारा ना होकर के अन्य बैंकों के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बनता है कि आरबीआई ने किस समिति के सुझावों पर लघु बैंक व भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था? लघु बैंक और भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था किस समिति के सिफारिश पर? तो नचिकेत मोर समिति पर। नचिकेत मोर समिति का संबंध कब हो जाता है? 2013 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मिबोर क्या है? मिबोर क्या होता है? तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मिबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मिबोर यानी कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड में इसे लिबोर के नाम से आता है, यानी कि जो मिबोर है एम से मुंबई होता है, तो उसी तरह से लंदन में लंदन होता है, यानी कि इंग्लैंड में लंदन होता है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जिसको लिबोर के नाम से जाना जाता है। कि नाफेड किससे संबंधित है? तो नाफेड का संबंध हो जाता है कृषि विपणन से। ठीक है, कृषि विपणन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और नाफेड का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 को। बस इससे ज़्यादा आपको इससे संबंधित कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? टोटल 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। इन कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष के भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का आधार बनाया गया। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि कब? तो 1989 में। अगला प्रश्न है कि निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति अल्फांसो। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति अल्फांसो है। भारत में इसका प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। इसका नाम अल्फांसो जो है वो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क के सम्मान में रखा गया था।
भारत विश्व में आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा। पूरे वैश्विक उत्पादन की बात करें तो 40% अकेले खुद भारत उत्पादन करता है। अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट वन है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा, सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है तो सोया प्रदेश के नाम से हम जानते हैं मध्य प्रदेश को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। सर्वाधिक लाभान्वित हुए कौन से राज्य, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में खरीफ फसल से हुआ था। ये भी याद रखिएगा, खरीफ फसल से। भारत में इस क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन है। इनका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ जिलों में पड़ा था। हरित क्रांति में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो गेहूँ के उत्पादन में हुई थी, ये याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक है कृषि प्रक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन डी जैविक कृषि। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है हम पढ़ सकते हैं कि भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कृषि जैविक कृषि वाला राष्ट्र है। भारत जो है वो विश्व में तीसरा स्थान रखता है। सिक्किम जो है भारत का सिक्किम एवं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन चुका है, इसे याद रखेंगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी। ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, और आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ने काफ़ी वाट लगाया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई। सन 61 से 66 की अवधि में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1.0 रहा प्रतिशत दर्ज की गई। भारत की यह जो दुर्दशा हुई किस कारण से, युद्ध, अकाल के कारण और राजनीतिक अस्थिरता के काल के कारण इस तरह से सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन है किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का स्टार्टिंग हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन है एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन को बढ़ाना था। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य था टमाटर, प्याज और आलू का मूल्य नियंत्रण करना। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में, 2004 ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर फार्मर का गठन 2004 में कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके बारे में और भी चीज़ों को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख कृषि बोर्ड और उसके मुख्यालय हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो चलिए हम एक करके देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम जो कि केरल में पड़ता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर यानी कि गुंटूर कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चिन, केरल, ये याद रखेंगे। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहो तो पढ़कर याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। यहाँ कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ से यूरोपीय देशों, पश्चिमी एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों को बृहद स्तर पर वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। राइट, अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट वन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ था। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। इस नीति ने आगामी वर्षों में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ प्रदर्शन भी किया था। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक यहाँ पे बिल्कुल
सही आंसर बन जाता है। साथ साथ हम पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। ये भी याद रखेंगे कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो भिलाई स्टील संयंत्र। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अंतर्गत संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक, यानी कि हमें मैच करना है, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की अगर हम बात करें तो ये किसके साथ मैच होगा, यानी इसका बात अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं तो 1955 के साथ मैच करेंगे। ठीक उस तरह से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई जो बैंक है इसके साथ अगर 1964 के साथ मैच कर सकते हैं, ये हो जाएगा। फर्स्ट का 4 और सेकंड का फर्स्ट, तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं ऑप्शंस भी मिल रहा है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका संबंध किससे हो जाता है, 1985 के साथ। और भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और साथ साथ इससे पहले यहाँ पे मैच जो किया गया उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी, किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी, तो ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी। राइट, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्थव्यवस्था में कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है, तो कोर क्षेत्र के अंतर्गत हमने ऑलरेडी देखा था तो चयनित आधारभूत होते हैं जिसके अंतर्गत 8 क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे नहीं आता यानी कि परिवहन नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन से, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पूरा चीज़ लिखा गया। राइट, चलिए हम फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती कैसे होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर जो होता है वो प्रगतिशील कराधान का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को। विक्रय जो कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। अगर आप लोग कहेंगे तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जो कि ट्रिक के माध्यम से और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड रही तो कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है। प्रतिगामी तब कहते हैं जब, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार इसका पड़ता है, तब उसे कहा था प्रतिगामी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रतिगामी कर प्रणाली एक दोषपूर्ण कर प्रणाली होता है। इसमें करदाताओं की आय बढ़ने के सापेक्ष कर का भार क्रमशः घटता जाता है, इसलिए इसमें अमीरों की तुलना में गरीबों पर कर का अधिक भार पड़ता है। नेक्स्ट वन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन डी एनके सिंह। एनके सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो एनके सिंह को नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 तक की अवधि के लिए है। 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख जो कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था। वैट को पहली बार लागू किया गया था फ्रांस में, ऑप्शन सी फ्रांस में। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया था और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और देखिए एक होता है आपका यहाँ पे क्या लिखा गया, चलिए पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, प्रणाली कहते हैं, जिसे भारत ने 1 अप्रैल 2005 में लागू किया था। अगर आपसे पूछ ले कि वैट को कब लागू किया था भारत में, 1 अप्रैल 2005 में। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसे याद रखना है। अगला सवाल है कि कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो। संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो, यह कौन निर्धारित करता है, तो वित्त आयोग।
नेक्स्ट वन है कि अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति कैसी होती है। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, प्रतिगामी। नेक्स्ट वन है कि विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है किससे। विजय केलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है, कर सुधारों से। ऑप्शन डी, कर सुधारों से। अगला प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है, तो उत्पादन पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि उत्पाद शुल्क देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट वन है कि यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर यानी कि प्रगतिशील कर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। और इसका उल्टा होता था जो किसे कहते थे, प्रतिगामी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और ये आपका है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोल्डार। ठीक है, कोल्डार ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि निकोलस कोल्डार ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय पर कर लगाने का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना था ताकि उस बचत को निवेश हेतु पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं। अगर खर्च पर भी टैक्स लगने लगे तो लोग कम खर्च करेंगे, जैसे सेविंग ज़्यादा होगी। इसीलिए इन्होंने इसी सुझाव दिया था निकोलस कोल्डार ने। नेक्स्ट वन कि निम्न में से किस कर की प्राप्तियां राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती है। किस कर की प्राप्ति जो है वो राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती है। ऑप्शन सी, आयकर पर अधिभार। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आयकर पर लगाए जाने वाले अधिभारों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता है। अधिभार वस्तु मूल कर पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। नेक्स्ट वन बनता है कि निगम कर किस पर लगाया जाता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो कंपनियों की निविल आय पर लगाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा चलया समिति किससे संबंधित है। राजा चलया समिति का संबंध किससे होता है, तो इनका संबंध है कर सुधार से। ऑप्शन ए, कर सुधार से। देखिए इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स पे लिखा गया है कि भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु राजा जे चलया समिति का गठन किया था, जिससे अपनी रिपोर्ट 91, 92, 93 में प्रस्तुत की। इसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के व्यापक सुधार हेतु प्रस्ताव किए गए थे। कर संबंधी एक अन्य समिति का गठन 2002 में विजय केलकर समिति की अध्यक्षता में की गई थी। तो विजय केलकर समिति का संबंध भी कर सुधार से ही था, ये भी याद रखिएगा। पार्थ सारथी सोम समिति। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है, तो इसका संबंध होता है गार। इसका संबंध गार से होता है। गार का मतलब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल होता है। ठीक है, जिसको गार के नाम से जानता था। तो ये आपको याद रखना है कि पार्थ सारथी सोम समिति 2012 में गठित किया गया था। नेक्स्ट वन है कि जीएसटी क्या है। वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, तो ये एक प्रकार का गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, तो यहाँ पे करेक्ट होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला सवाल कि जो जीएसटी होता है जीएसटी में शामिल है। जीएसटी में क्या शामिल है, तो केंद्र और राज्यों के दोनों अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया, तो ऑप्शन सी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीएसटी के दायरे से कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया, उस पर टैक्स नहीं रखा गया जीएसटी के अंतर्गत, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय और बिजली, अचल संपत्ति, इन सभी को जीएसटी से बाहर रखा गया। पूंजी बाजार किससे संबंधित होता है। पूंजी बाजार किस संबंधित होता है, तो शेयर बाजार से। पूंजी बाजार किस संबंधित है, शेयर बाजार से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट वन है कि एक अल्पकालीन जो सरकारी प्रतिभूति होता है, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहलाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो ट्रेजरी बिल के नाम से जानता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिलहाल क्या कह रहे हैं, शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है। आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आईपीओ का पूर्ण रूप होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निफ्टी से संबंधित है। निफ्टी से संबंधित कौन सा है, तो निफ्टी से आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि तेजड़िया तथा मंदेड़िया, जिसको लोग बुल एंड बियर के नाम से भी जानते हैं, किस वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है।
तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार से। ठीक है, शेयर बाजार बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो तिजड़िया होता है यानी कि बुल तथा मंदड़िया बेयर दोनों सब शेयर बाजार से संबंधित है। तिजड़िया को शेयर बाजार में शेयर कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा होती है, जबकि मंदेड़िया को बाजार में शेयर कीमतों में गिरावट की अपेक्षा होती है। अगला क्वेश्चन की ब्रांड भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF होता है, सॉरी IBEF का उद्देश्य क्या है? IBEF का उद्देश्य क्या होता है? तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, IRDA के द्वारा किया जाता है। IRDA का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इसके बारे में अच्छी तरीके से लिखा गया, जिसकी स्थापना कब की गई थी ये इंपॉर्टेंट होगा। वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नॉस्टॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? नॉस्टॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, ऑप्शन डी इन्फोसिस बिल्कुल सही होगा। 1999 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। अगला सवाल बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मनमोहन सिंह। ठीक है, उस वक्त के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, देखिए इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप चाहो तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार से आशय क्या होता है? पूंजी बाजार से आशय क्या होता है? शेयर बाजार से, पूंजी बाजार से यानी शेयर बाजार से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है क्या? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उनको कहते हैं विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य ऐसी कंपनियों के शेयर से है जिनका विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका उच्च दक्षता प्रबंधन हो तथा जिन्हें सदैव ऊंची है और लाभांश प्राप्त होता है। कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? पूंजी बाजार का विनियमन करती है कौन सी संस्था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, सेबी। देखिए इसके बारे में लिखा गया कि पूंजी बाजार भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम के द्वारा की गई थी। IRDA देश की शीर्षस्थ बीमा विनियामक संस्था है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय एक बैंक है। तो ये आपको तो पता ही है, जिसकी हम लोग बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि राजकोषीय नीति से संबंधित है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला सवाल देखिए कि बजट एक लेख पत्र है, बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। जब बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। वर्ष 2017 से भारत में बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद 112 में इसके बारे में उल्लेखित किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके अनुशंसा पर? किसकी अनुशंसा पर? तो यहाँ पे वित्त आयोग की अनुशंसा पर करते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल कि भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है। अगला सवाल है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, ऑप्शन ए। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित देना। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार लोक व्यय,
लोक व्यय को बढ़ावा देता है जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित मिलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय जो घाटा रहेगा वो सदैव अधिक रहेगा। ऑप्शन ए अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? निजीकरण। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं। कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को हम लोग बजट घाटा के नाम से जानते हैं। बजट घाटा। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन समानतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है। वित्त बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री के द्वारा ही वित्त बजट को प्रस्तुत किया जाता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है या फिर अधिकतम है। किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है। ऑप्शन बी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 17-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में सबसे अधिक कार्यशील लोग संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र में संपूर्ण कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% नियोजित है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 15 से 18% ही योगदान मिलता है। सबसे ज़्यादा जो योगदान मिलता है वो थर्ड सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहते हैं। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के अंतर को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। राजस्व घाटा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई व्यापार का क्या अर्थ होता है। ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट द्वारा व्यापार, जिसको हम देखिए ई व्यापार यानी ई कॉमर्स कहते हैं। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में निहित है। भुगतान संतुलन में निहित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, इन सभी को शामिल किया था भुगतान संतुलन के अंतर्गत। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा था कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश मुद्रा के मूल्य में कमी करना, जिसको कहते हैं अवमूल्यन। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं। विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निजी निवेश को कहा जाता है। निजी निवेश को क्या कहा जाता है? इसे प्रेरित निवेश के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। और इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको चाहो तो पढ़ करके भी समझ सकते हैं। निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है क्योंकि प्रेरित निवेश आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है। बाकी चीज़ों को आप पढ़िए और समझिए अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है। किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय को वार्षिक विवरण को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन। सी बिल्कुल सही होगा। और अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है तो ऑप्शन डी के द्वारा, यानी कि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। साथ ही साथ इसके संबंध में और भी एक पॉइंट्स होता है, यहाँ पे देखिए कि निर्यात को बढ़ाकर कर सकते हैं, आयात पर प्रतिबंध लगाकर कर सकते हैं, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोटा लगा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला क्वेश्चन, सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है कि सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए, यानी कि मुद्रा के अवमूल्यन का मेन पर्पस क्या होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट वन है कि अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जाता है। अस्थिर विनिमय दर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लचीली विनिमय दर कहा जाता है। लचीली विनिमय दर। अब देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है IMF के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होता है वो IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये दोनों याद रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे आप इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। आईएमएफ का प्रमुख कार्य होता है सदस्य देशों का भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इसका संस्थापक सदस्य वर्तमान में यहाँ पे 190 होगा, क्योंकि 189 पहले था। नया देश इसमें नौरो जोड़ा है, ठीक है, सॉरी अंडोरा जुड़ा है ना, अंडोरा, हाँ अंडोरा जुड़ा है। 190 देश इसमें वर्तमान में है, तो इसे याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स के सदस्य के अंतर्गत इंडोनेशिया नहीं आता। आई का मतलब इंडिया होता है, ना कि इंडोनेशिया। देखिए इसके बारे में पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया कि ब्रिक्स की अवधारणा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के तत्कालिक अध्यक्ष जिम ओ'नील ने प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है किसने प्रस्तुत किया था, जिम ओ'नील ने। ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील आता है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा हुआ था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 2009 में हुआ था, रूस में आयोजित किया गया था प्रथम अधिवेशन। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच। अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली उधार खिड़की भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा देश संघाई 5 का सदस्य नहीं है, सदस्य देश नहीं है। संघाई 5 का सदस्य देश, इसमें वियतनाम नहीं आता है। तो आते कौन कौन से हैं, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। संघाई 5 संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों की यानी कि चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं। नए सदस्य 3 कौन कौन से, तो उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, हो गए। तो 15 जून 2001 के बाद यह संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नाम से जाना जाता है। बाद में जो 3 देश जुड़े थे उनको आप याद रख सकते हैं, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स, यूपीआई के माध्यम से याद रखिए। अगला सवाल है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय संगठन है सार्क, इसका सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य यहाँ पे कंबोडिया नहीं है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसमें सदस्य जो राष्ट्र है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। WTO को पहले किस नाम से जानते थे, गैट के नाम से जाना जाता था, गैट, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गैट का पूर्ण रूप क्या था, तो विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं ट्रैफिक पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसको गैट कहा जाता था। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1995 में हुई जो माराकेश संधि है, माराकेश संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके WTO कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि, माराकेश संधि, ठीक है, माराकेश संधि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1995 से 1 जनवरी 1995 से इसको WTO कर दिया गया। तो अगला प्रश्न है कि गैट का तात्पर्य क्या है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि इसका पूर्ण रूप क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका गठन कौन हुआ। तो अगर आपको याद है सभी डेटों के सभी के साथ, तो आप अच्छी तरीके से मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कौन किसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे कि हम यहाँ पे पहला देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 आप रख सकते हैं, 1945। उसके बाद अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी श्रम संगठन का जो गठन हुआ 1919 में हुआ था। और यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन, इसे याद रखना 1945 में, ठीक है, जिसका मुख्यालय रोम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, राइट। अगला प्रश्न है कि ट्रिम्स का अर्थ क्या है। ट्रिम्स का अर्थ क्या होता है, तो ट्रिम्स का अर्थ ध्यान रखिएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है,
तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो टोटल 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय पड़ता है संघाई में। ऑप्शन ए संघाई में पड़ता है। देखिए, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है, जिसे हम लोग फोर्टेलिजा घोषणा पत्र ब्राजील के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना है। इसकी घोषणा वर्ष 2014 में, यानी अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी, 2014 में। ठीक है, फोर्टेलिजा ब्राजील में की गई थी। वर्तमान में इसके जो सचिव हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो गलत होगा, क्योंकि अब चेंज हो चुके हैं। चेंज हुए, उनका नाम क्या जो कि ब्राज़ील के हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यहाँ पे जो थे भारत के केवी कामत, ये पहले कह सकते हैं कि एनडीबी के जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष थे केवी कामत, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। ब्राज़ील के, उनका नाम क्या है, ब्राज़ील का है, तो आप उनका नाम नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है।